हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, सेंट हेलिना एक्ट 1833। ठीक है। अब ये देखिए, इसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को हम सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833 क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। वो क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833 ड्यू टू द रीज़न that it took away the island of Saint Helena in southwest Atlantic from the English East India Company। मतलब कि ये एक आइलैंड था, ठीक है, साउथ वेस्ट एटलांटिक में, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया था। और इस आइलैंड के बारे में एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो मैं आपको भी बताऊंगा, जो कि आगे वाले पॉइंट में हमने डिस्कस भी करनी है, लेकिन अभी ही मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। देखिए, इस एक्ट में सबसे ज़्यादा एक मेजर पॉइंट है, वो क्या था? वो स्लेवरी को इसने अबॉलिश किया। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इसे हमने स्लेवरी का, इससे क्या रोल है सेंट हेलिना आइलैंड से? जितने भी ये ब्रिटिश काउंसिल्स थे, ब्रिटिश कॉलोनीज थी, सारी जगह से इस एक्ट के अकॉर्डिंगली चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने सारी जगह से स्लेवरी एबॉलिश कर दी थी। बट एक आइलैंड ऑफ सीलोन और सेंट हेलिना, ये दोनों क्या थी? एक्सेप्शंस। अभी यहाँ से इन्होंने स्लेवरी नहीं हटाई, इन्होंने बोला अभी हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 1843 में फाइनली यहाँ से स्लेवरी एबॉलिश की गई। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि हम इसे सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहते हैं। दिस वॉज द रीज़न, बिकॉज इस चार्टर एक्ट में सेंट हेलिना के बारे में भी बताया गया था, सेंट हेलिना आइलैंड। ठीक है। तो वो यही चीज़ थी कि उसके अंदर स्लेवरी वगैरह के रिगार्डिंग कि वो एक्सेप्शंस थे, एक आइलैंड ऑफ सीलोन और एक ये सेंट हेलिना। तो डेट इज़ वाई हम इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को हम सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833 भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इस चार्टर के ऊपर, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये क्या कहता है। इसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले, जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, वो इस तरह से है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या था? पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, फिर उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में पोस्ट को इन्होंने हायरार्की में ज़्यादा पावरफुल कर दिया था और बड़ा कर दिया था। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने क्या किया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट इन्होंने क्रिएट की थी पिछले चार्टर्स में, अब उसकी जगह इन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह अब हम बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर सारी की सारी सिविल एज वेल एज मिलिट्री पावर्स को वेस्ट कर दिया गया। इट डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है। अब ये जो गवर्नर्स थे बॉम्बे के और मद्रास के, इनकी जो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर्स, लेजिस्लेटिव जहाँ पे भी टर्म आती है, लेजिस्लेचर आए, लेजिस्लेटिव आए, तो उसका मतलब क्या होगा? लॉ मेकिंग। ठीक है। वहाँ पे देखो, हमारा जो पार्लियामेंट है उसे हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है? लॉ बनते हैं। इसीलिए जब भी कभी आपके सामने लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव टर्म आए, इट विल सिंपली मीन्स कि लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। अब इस चार्टर में क्या किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, कि भाई ये जो पावर थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स, जो कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के पास भी थी, वो भी उनसे ले ली गई। उन्हें बोल दिया गया भैया आपके पास अब से कोई भी लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, अब से जितनी भी लॉ मेकिंग पावर्स हैं दैट विल बी वेस्टेड अंडर होम? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उस समय कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर नोन एज रेगुलेशंस। मतलब जो इससे पहले, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जितने भी चार्टर्स या रेगुलेशन जितनी भी बनी थी, ठीक है, उसको अब हम क्या बोलेंगे? रेगुलेशंस। वेयर एज अब से जो लॉज बनाएगी गवर्नमेंट इनकी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाएगा, उसको अब हम क्या बोलेंगे? एक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? जो प्रीवियस एक्ट्स थे उनको अब हम क्या बोलेंगे? जो इस चार्टर एक्ट के आने से पहले वाले जितने भी एक्ट्स बने थे
चार्टर्स बने थे, उन सबको अब हम बोलेंगे रेगुलेशंस, और अब से जो बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्ट्स। ठीक है। अब द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूनिफाइड अंडर वन कंट्रोल, मतलब कि अब जितना भी कंट्री के अंदर, जितना भी इंडिया के अंदर अब जितना भी ये चल रहा था रूल वगैरह, वो अब एक ही बंदे के अंडर होगा। नहीं तो पहले क्या होता, प्रेसिडेंसी टाउन में वहाँ का गवर्नर अलग, उधर का अलग, डिफरेंट डिफरेंट, वो लोग अपनी तरीके से चलाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब सारे डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो सारी एक ही बंदे में वेस्ट होगी, और वो कौन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है एमसीक्यूज में भी, कि बताओ कौन से एक्ट, कौन से चार्टर में ये गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट इज वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द काउंसिल वाज कॉल्ड इंडियन काउंसिल। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज की गई। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट दैट गेव परमिशन फॉर इंडियंस टू हैव शेयर इन द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सबसे पहले बार अगर इंडियंस को अगर हक दिया गया कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो किस एक्ट में दिया गया, किस चार्टर में दिया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स अभी बड़े चालाक थे। ये यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, इंडियंस टू हैव शेयर इन द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द लोकल इंडियंस। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये लोग लोकल इंडियंस जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को सीधे जॉब वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन में ये हिस्सा देने लगे। नहीं, कौन से भला इंडियंस, वो इंडियंस जो एंग्लो इंडियंस, ठीक है, उनको जो यहाँ पे इंडिया में ब्रिटेन से इनकी फैमिलीज आके यहाँ पे सेटल हुई, वो लोग यहाँ पे आके उनकी जो आगे फैमिलीज हुई, तो उनको वो जो इंडियंस, जो उन लोगों को ये लोग भी इंडियंस बोलने शुरू हो गए थे, तो उन इंडियंस को ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में अब हिस्सा देना शुरू हो गए। ठीक है, लाइक योर एंग्लो इंडियंस, सो ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। अब एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, ये वो इंडियंस होते हैं, आइदर ऑफ द पेरेंट शुड बी अ ब्रिटिशर। ठीक है, जैसे आप ये ले लो, फॉर्मर सीएम जो थे जेएंडके के, फारूक, ये क्या बोलते हैं, मिस्टर उमर अब्दुल्ला, ही इज़ एन एंग्लो इंडियन, बिकॉज फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो इंडियन है, और वेरस जो उनकी वाइफ हैं वो ब्रिटेन की हैं, और जो उनका बेटा है उमर अब्दुल्ला, हु वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ द जेएंडके, तो वो क्या है, एंग्लो इंडियन। ठीक है। सो देयर इज़ अ वेरी एसेंशियल कंडीशन दैट आइदर ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी अ ब्रिटिशर, जो भी उनका ऑफस्प्रिंग होगा, बेटा हो बेटी हो, देन दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड एज एन एंग्लो इंडियन। ठीक है। तो ये चीज़, इट स्टेटेड दैट द मैरिज शुड बी द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड नॉट बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द मिटिगेशन ऑफ द स्लेवरी, स्लेवरी को, मिटिगेशन ऑफ द स्लेवरी मतलब क्या, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये किस एक्ट में बात की गई, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। यहाँ पे बोला गया कि भाई ये जितनी भी स्लेवरी वगैरह जो है इसे एबॉलिश किया जाएगा, बट एक्सेप्ट इन द आइलैंड ऑफ सीलोन एंड सेंट हेलिना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द ईयर 1843 यहाँ से भी इसे एबॉलिश कर दिया गया। इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 10 years। ठीक है, यहाँ से इसे एबॉलिश होने में, तभी हम इस चार्टर को सेंट सेलिना एक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने इस चार्टर में, चार्टर एक्ट ऑफ 1823 में सेंट हेलिना आइलैंड के बारे में भी बताया है। ठीक है। इंडियन लॉज वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड अंडर मैक्वेले। मैक्वेले के अंडर इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें जितने भी ये इंडियन लॉज थे उन्हें कोडिफाइड किया गया। मतलब कि देखो पहले यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट, कोई हिंदूज़ के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, सिख्स के लिए अलग है, ये सब नहीं, अब सबके लिए एक जैसा एक साथ लॉ लाए ये लोग, और पूरा कोडिफाइड किया कि हाँ भाई, कोडिफाइड मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसे बनाया पूरा, कि किसी को भी कोई हौच पौच ना हो, कोई ये ना बोले कि नहीं ऐसे नहीं वैसे है, वैसे नहीं ऐसे। एक आप कोडिफाइड लॉ बना लो तो उसको आप सीधे रेफर कर सकते हो आगे के जितने भी केसेस वगैरह होंगे। दैट मीन्स कि ये सारे जो इन्होंने स्टेप्स उठाए, इट लेड टू व्हाट, इट लेड्स डाउन टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फाइनल स्टेप था किसके लिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ठीक, क्लियर। सो दिस वाज योर
चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो गाइस, अगर आपको इस की पीडीएफ फाइल भी अगर चाहिए इस लेक्चर की, तो आपको लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होगा। वो टेलीग्राम ऐप पे मेरा ग्रुप एक बना हुआ है, तो उसमें मैंने ये पीडीएफ फाइल्स भी अपलोड की होंगी। और आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, विच इज़ अमित रसोत्रा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।